नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी घर में होंगे, सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम हैं वो हमारी नेक्स्ट वीडियो की बात कर रहे हैं। वो उसका नाम है अशोक के बारे में हम बात कर रहे थे पहले वाली वीडियो में। तो अशोक से जो कलिंग के ऊपर आक्रमण की जो जानकारी है वो मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई थी कि अशोक का आक्रमण है वो कब हुआ, कैसे हुआ, उसकी बात करते हैं। देखो, तो बात कर रहे थे अपने अशोक। देखो, अशोक ने है वो अपने राज्य अभिषेक के, मैंने आपको राज्य अभिषेक बताया था अशोक का 269 ईसा पूर्व में अशोक का क्या होता है, राज्य अभिषेक हो जाता है। अशोक का राज्य अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हो जाता है। अब 269 ईसा पूर्व में जब राज्य अभिषेक होता है उसके 8वें वर्ष उसका कलिंग के ऊपर आक्रमण होता है। किसके ऊपर आक्रमण होता है? कलिंग के ऊपर। अब देखो, 8वां वर्ष है तो मैं एक चीज नॉर्मल सी आपको बता देता हूँ कि जैसे मानो ये आज है 2020 चल रहा है, तो ये जो कैलेंडर है वो ईसा मसीह का कैलेंडर है। तो ये यहाँ मानो ईसा मसीह का जन्म हुआ है, तो यहाँ से 1 2 3 4 यानी कि ईसा मसीह को कितने साल हो गए जन्म हुए? 2020 साल हो गए। अब देखो, ईसा मसीह के बाद की तो सारी घटनाएं नहीं हो सकती ना, इससे पहले की भी तो घटनाएं हो सकती है। तो इसीलिए उस काल को क्या कहते हैं हम? ईसा पूर्व कहते हैं। अब देखो, ईसा पूर्व उल्टा चलता है। यहाँ 1 2 3 4। तो देखो, बात अपने कर रहे हैं अशोक की, अशोक के राज्य अभिषेक की, तो 269 ईसा पूर्व, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के 269 साल पहले। तो 269 साल पहले हुआ राज्य अभिषेक। अब देखो, 269 साल बाद में, यानी कि 269 साल के 8वें साल, 269 साल जो ईसा पूर्व है उसके 8 वर्ष जो है बाद में क्या होता है? ईसा पूर्व के वो पहले चल जाता है। तो पहले जाएंगे तो कब हो जाएगा? 261 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व। ये कैलेंडर मैंने आपको बताया कि उल्टा चलता है, ठीक है। अब देखो, 269 ईसा पूर्व है वो 8वें वर्ष है। अशोक का कलिंग के ऊपर आक्रमण होता है। कलिंग वर्तमान में उड़ीसा में है। कहाँ है? वर्तमान में उड़ीसा में है, ठीक है, उड़ीसा के अंदर है। अब देखो, जो अशोक ने 8वें वर्ष है वो कलिंग के ऊपर आक्रमण किया, इसकी जानकारी हमारे को अशोक के 13वें शिलालेख से मिलती है। किससे मिलती है? 13वें शिलालेख से। 13वें शिलालेख से हमारे को ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने है वो कलिंग के ऊपर क्या किया? आक्रमण किया। अब जब कलिंग के ऊपर अशोक ने आक्रमण किया ना, तो उस समय हाथी गुम्फा एक जो अभिलेख है उससे हमारे को ये जानकारी प्राप्त होती है कि उस समय उड़ीसा का राजा था वो नंदराज था। यानी कि कलिंग का राजा कौन था? नंदराज था। किस जो है हमारे को अभिलेख से जानकारी प्राप्त होती है? हाथी गुम्फा जो अभिलेख है उससे हमारे को ये जानकारी प्राप्त होती है कि जब अशोक का कलिंग के ऊपर आक्रमण हुआ तो उस समय वहां का शासक कौन था? नंदराज था, ठीक है। अब अशोक ने क्या किया? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। आक्रमण जब किया तब क्या हुआ? इसके अंदर कलिंग के ऊपर आक्रमण करने के कारण क्या थे? पहले नंबर, आक्रमण करने के कारण क्या थे? भाई, क्या कारण हो गया था जो अशोक ने कलिंग के ऊपर आक्रमण किया था? तो देखो, आक्रमण का पहला नंबर कारण ये बताया जाता है कि अशोक क्या करना चाहता था कि पूरे भारत पर अशोक जो है संपूर्ण भारत पर अधिकार करना चाहता था, ठीक है, यानी कि एक छत्र राज्य स्थापित करना चाहता था। इसीलिए उसने क्या किया? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। दूसरा नंबर, कलिंग है वो हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग किसके लिए प्रसिद्ध था? हाथियों के लिए। तो इसीलिए युद्ध के अंदर हाथियों का महत्वपूर्ण स्थान होता था। इसीलिए हाथी प्राप्त करने के लिए ऐसे अशोक ने किसके ऊपर आक्रमण किया? कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। तीसरा नंबर है जो समुद्री व्यापार की दृष्टि से है, समुद्री
व्यापार की दृष्टि से है, कलिंग महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण था क्यों? क्योंकि ये समुद्र के तट पर था, ठीक है, इसीलिए अशोक ने क्या किया, कलिंग के ऊपर आक्रमण किया। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखो बात करते हैं कि अशोक ने जब कलिंग के ऊपर आक्रमण किया तो उस आक्रमण में 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख लोग, 1.50 लाख लोग, 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, ठीक है। अब इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो आगे बात करते हैं कि जब अशोक ने इस नरसंहार को देखा कि 1 लाख लोग मारे गए, 1.5 लाख बंदी बना लिए गए, तो अशोक का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया। क्या हो गया, द्रवित। अशोक का मन क्या हो गया, द्रवित हो गया। द्रवित हो गया तो अशोक ने क्या किया, क्या जो रणघोष है, रणघोष की जगह धर्मघोष को अपना लिया। रणघोष की जगह किसको अपना लिया, धर्मघोष को। अशोक ने कौन से जो युद्ध के बाद रणघोष की जगह के स्थान पर या जगह पर धर्मघोष को अपना लिया, तो कौन से आक्रमण के बाद, कलिंग आक्रमण के बाद, ठीक है। अब क्या हुआ, कलिंग के ऊपर अशोक का अधिकार हो गया, ठीक है, कलिंग के ऊपर अधिकार हो गया। तो कलिंग के ऊपर अधिकार होने के बाद कलिंग की राजधानी है वो धोली या तोसाली को बनाया गया। धोली या तोसाली को बनाया अशोक ने। आगे बात समझ में। अब देखो अशोक का जो रणघोष की जगह धर्मघोष अपनाने के बाद में अशोक ने है उसकी बौद्ध धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई। किस धर्म के प्रति आस्था बढ़ गई, बौद्ध धर्म के प्रति। अब क्या है, उसने अपने भतीजा, अशोक का एक भतीजा, ठीक है, भतीजा था, उसका नाम था निग्रोध। क्या नाम था, निग्रोध। इसके प्रभाव, इसके प्रवचन सुने उसने। प्रवचन सुनने के बाद वो किस धर्म के प्रति जो है आकर्षित हुआ, बौद्ध धर्म के प्रति। फिर क्या हुआ कि अशोक का भाई था मोगली पुत्र तिस्य। मोगली पुत्र तिस्य, मोगली पुत्र तिस्य अशोक का भाई था। इसके प्रभाव में आकर बौद्ध भिक्षुक था उपगुप्त। क्या नाम था, उपगुप्त। बौद्ध भिक्षुक था उपगुप्त। उससे अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया। बौद्ध भिक्षुक था उपगुप्त, ठीक है, उसी से दीक्षा लेकर के कौन सा धर्म ग्रहण कर लेता है अशोक, बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। अब देखो बौद्ध धर्म है, वो बौद्ध धर्म के जो अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, इसका प्रमाण कहां से मिलता है, इसका प्रमाण मिलता है भाब्रू के शिलालेख से। भाब्रू शिलालेख से, भाब्रू शिलालेख में ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक, जो कि कहां से प्राप्त हुआ है, बेराट से प्राप्त हुआ है। कहां से प्राप्त हुआ है, बेराट से। भाब्रू शिलालेख से ये जानकारी प्राप्त होती है कि अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण कर लिया, बौद्ध धर्म। कैसे, अब देखो भाब्रू शिलालेख में एक चीज लिखी गई है, क्या अशोक कहता है मैं त्रिरत्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न के प्रति आस्था रखता हूं। तो देखो 3 रत्न कौन से हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, मैं बुद्ध के प्रति आस्था रखता हूं। मैं धर्म के प्रति आस्था रखता हूं। मैं संघ के प्रति आस्था रखता हूं। मैं संघ के प्रति आस्था रखता हूं, ठीक है। ये सारी चीज है वो हमारे को, इसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, भाब्रू शिलालेख, जो कि कहां है, बेराट में है। अब देखो अशोक की बात करते हैं। अशोक के जो किस दिशा में है वो उसने साम्राज्य विस्तार किया, तो देखो अशोक ने है वो उत्तर पश्चिम दिशा में, उसका साम्राज्य है वो उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से शुरू होता है। अब देखो
उत्तर पश्चिम में जो अशोक की सीमा है वो कहां तक फैली हुई थी? उत्तर और पश्चिम में। और पश्चिम में कहां तक फैली हुई थी? पश्चिम में। पश्चिम में देखो, पश्चिम में अशोक की जो सीमा है वो काठियावाड़ तक फैली हुई थी। कहां तक फैली हुई थी? काठियावाड़ तक। काठियावाड़ कहां है? गुजरात में है। कहां है? गुजरात में। आगे देखो, अगली बात करते हैं उसकी। जो पूर्वी सीमा है वो कहां तक फैली हुई थी? बंगाल की खाड़ी तक। बंगाल की खाड़ी तक, ठीक है। और दक्षिण में, दक्षिण में जो अशोक की सीमा है वो तमिल प्रदेश तक फैली हुई थी। कहां तक फैली हुई थी? दक्षिण में जो अशोक की सीमा है वो कहां तक फैली हुई थी? तमिल प्रदेश तक, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई आप सभी को? अब देखो, सिर्फ और सिर्फ जो तमिल प्रदेश है उसके ऊपर अशोक का अधिकार नहीं हुआ। तमिल प्रदेश के अंदर कहां तक फैली हुई थी? कर्नाटक तक। कहां तक फैली हुई थी? कर्नाटक तक। तमिल प्रदेश के अंदर 3 जो राजवंश थे, चोल, चेर और पांड्य। चोल, चेर और पांड्य, ये स्वतंत्र है, वो राज्य हुआ करते थे। इसकी जानकारी है वो अशोक से हमारे को, अशोक के जो शिलालेख है जो, उनसे हमारे को इस की जानकारी प्राप्त होती है। और इसके आगे की जो बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट, बाकी बात है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।